नमस्कार, स्वागत है आपका आधारशिला क्लासेस के इस वीडियो में। आज हम लोग उस विषय के व्याकरण की चर्चा करने वाले हैं जो विषय बहुत पुरानी है और सबसे प्राचीन भाषा है। आज हम सभी संस्कृत की बात करने वाले हैं जो देवों की भाषा है और जिसका प्रारंभ आर्यों ने किया था। संस्कृत को वेदों का आरंभ माना जाता है। संस्कृत वेदों की रचना संस्कृत में ही की गई है। तो आइए संस्कृत व्याकरण की चर्चा करते हैं। संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को माना जाता है। कहा जाता है कि पाणिनि ने अपने पुस्तक अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण के महत्व एवं उसके रचना का प्रारंभ किया था। तो हम लोग भी संस्कृत व्याकरण को शुरू करेंगे। और संस्कृत व्याकरण को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि संस्कृत में व्याकरण में यदि आपने मेरे वीडियो को ठीक से देखा तो आपको संस्कृत व्याकरण में एग्जाम में 100% मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करते हैं। हम संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रारंभिक देवता भगवान श्री गणेश का आवाहन कर लेते हैं। एक दंतम महाकायम लंबोदर गजाननम विघ्ननाशकरम देवम हेरम्बम प्रणमाम्यहम। चूंकि यह कार्य अध्यापन का है तो माँ सरस्वती की वंदना करना आवश्यक है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। अब आइए संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करते हैं। संस्कृत व्याकरण की शुरुआत हम लोग वर्ण प्रकरण से करेंगे। वर्ण प्रकरण। जिस प्रकार इंग्लिश ग्रामर में हम लोग शुरुआत लेटर से करते हैं उसी प्रकार हम लोग संस्कृत व्याकरण में शुरुआत करेंगे वर्ण प्रकरण से। तो वर्ण प्रकरण आखिर है क्या, वर्ण है क्या, इसको जानते हैं पहले। वर्ण को हम लोग अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। वर्ण समझ लीजिए कि किसी लकड़ी के छोटे से टुकड़े को, वह लकड़ी का छोटा टुकड़ा जिसका कोई खंड ही ना हो तो वह सबसे छोटा टुकड़ा कहलाता है। उसी प्रकार हम लोग भाषा के संस्कृत भाषा के सबसे शब्द होता है, शब्द के बाद वर्ण होता है, सबसे छोटा टुकड़ा वर्ण कहलाता है। तो वर्ण को हम सामान्यतः उस मूल ध्वनि के रूप में लिखते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। इसे सामान्यतः हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे क, हम लोग जब क लिखते हैं तो इसको क हो गया हमारा अक्षर और इसी का एक खंड इसका क हलत जो अ भी हो सकता है। तो जब हम बोलते हैं तो क बोलते हैं तो यहाँ पर और लिखते हैं तो पूरा क लिखते हैं। तो यह क जो हो गया हमारा हो गया वर्ण। उसी प्रकार ख जोड़ अ। उसी प्रकार कोई शब्द ले लेते हैं राम, तो इसमें हो जाएगा र जोड़ आ जोड़ म और जोड़ अ। अब यहाँ पर देखते हैं र और आ मिलकर बनता है रा, म और आ मिलकर बनता है म।
और रा और म के मिलने से हमारा बना रा, राम। अब देखिए यहाँ पर र मिल रहा है और यहाँ पर आ मिल रहा है, तो अब इसको कहते हैं स्वर और इसको कहते हैं व्यंजन। अब चलते हैं वर्ण के प्रकार पर। वर्ण के भेद। तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला स्वर, स्वर को हम लोग अंग्रेजी में वॉवेल कहते हैं। तो स्वर समझिए पहले। स्वर, स्वर उस वर्ण को कहते हैं, स्वर वर्ण का वह पार्ट है जिसमें जिसका उच्चारण खुद से होता है और जिसमें जीव और तालु के अलावा किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो आइए इसका भी परिभाषा लिखते हैं। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है। जैसे ऐसे और आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, ई, ऐ, ओ और औ। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं से होता है, यानी कि जिसके उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और जैसे में हो जाएगा अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, ली, ए, ऐ, ओ और औ। अब देखिए, अब हम गिन लेते हैं स्वर वर्ण कितना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 13। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है, लेकिन वही हिंदी में री और दीर्घ री नहीं मिलता है, इस कारण उसकी संख्या 11 होती है। लेकिन संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13। ई भी स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है। संस्कृत में लृ को भी स्वर वर्ण कहा जाता है। आइए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब चलते हैं स्वर वर्ण के भेद पर। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के 3 भेद मुख्यतः माने जाते हैं, जिनमें से 2 सर्व प्रमुख है। पहला है मूल या ह्रस्व स्वर। मूल या ह्रस्व स्वर, मूल या ह्रस्व स्वर उस स्वर वर्ण को कहते हैं जो मूल होता है, जो मेन होता है, तो इसका और जिसका उच्चारण में एक मात्रा का समय ही लगता है। तो इसको भी लिखते हैं जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे मूल या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ह्रस्व ई,
ह्रस्व उ, ह्रस्व उ, री, हर्ष री और ली। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और ली। अब देखिए इनकी संख्या कितनी है, 2 4 1 5। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ह्रस्व या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है संस्कृत में, तो संख्या कितनी होती है जी, 5। अब ह्रस्व स्वर, अब पूछा जाएगा कि ह्रस्व उ कौन सा स्वर है, तो मूल स्वर है। ह्रस्व री कौन सा स्वर है, तो मूल स्वर है। री कौन सा स्वर है, तो मूल स्वर है। अब चलते हैं स्वर वर्ण के अगले पार्ट पर, जिसका नाम है दीर्घ स्वर या संधि स्वर। दीर्घ या संधि स्वर। अब जानते हैं दीर्घ या संधि स्वर क्या होता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसको बोलते हैं दीर्घ या संधि स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ या संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ या संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, ऐ और ओ और औ। अब इनकी संख्या कितनी होती है, 1 3 5 2 7 1 8। अब यदि आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 8 और इसके उच्चारण में कितना मात्रा का समय लगता है, 2। अब चलते हैं स्वर वर्ण के अगले पार्ट पर। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे प्लुत स्वर मात्र एक होता है और वह उसका चिन्ह य होता है और इसका अधिकतर प्रयोग वेदों या संगीत स्वरों में किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए किया जाता है और उस व्यक्ति के नाम पर जोड़ दिया जाता है। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, हे राम अत्र आगच्छ। यहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। अब हम आपको एक ऐसा श्लोक बताएंगे जिसके माध्यम से आप स्वर वर्ण के तीनों भेदों को आप उसकी परिभाषा खुद से लिख लेंगे। आइए उस श्लोक को देखते हैं। एकमात्रो भवेद ह्रस्व, अर्थात
जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसको हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। दीर्घ द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, अर्थात दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है। अब देखते हैं प्लुत का। त्रिमात्रश्च प्लुतो गेयो, अर्थात 3 मात्राओं से प्लुत जाना जाता है, अर्थात प्लुत स्वर में कितने मात्रा का बोध होता है? 3 मात्रा का समय लगता है। अब देखते हैं आगे है व्यंजनम चतुर्थ मात्रकम, अर्थात व्यंजन में 4 मात्रक होते हैं, 4 मात्रा का समय लगता है। तो ह्रस्व में 1 मात्रा का, दीर्घ में 2 मात्रा का, प्लुत में 3 मात्रा का, और सबसे अंतिम जो वर्ण का अगला पार्ट है यानी व्यंजन वर्ण, उसमें 4 मात्रा का बोध होता है। आशा करते हैं आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के अगले पार्ट को, अर्थात व्यंजन वर्ण को। धन्यवाद।